सिनेमा शौकीन साहब का स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं होराइजन एंड अमेरिकन सागा के बारे में। ये कहानी है 1859 की, जब अपने आप को बचा करके रखना कितना मुश्किल था। छोटी से छोटी चीजों के लिए लोग आपकी जान ले लेते थे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1859 का दृश्य आता है। ये जगह है सैन पेड्रो वैली। हम पहाड़ के ऊपर दो बच्चियों को देखते हैं जो दूर खड़े लोगों को देख रही हैं। ये बच्चियां एक अलग समुदाय से आती हैं जिन्हें शहर के लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनसे थोड़ी दूरी पर कुछ लोग आ रखे हैं जो सारी जमीनों को नाप रहे हैं और उसका नक्शा भी बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग क्या पागलपंती कर रहे हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक बच्चे पर। बच्चा भी यहाँ पर फोटो खिंचवा रहा है। इन चीजों को देखने के बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक नक्शा है। वो बहुत समय से ट्रैवल कर रहा है। उसके नक्शे को देख करके हमें पता लगता है कि वो होराइजन को ढूंढ रहा है और बहुत समय से उसे तलाश है इस जगह। बहुत देर ट्रैवल करने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से। तब वो उसे नक्शा दिखा करके पूछता है कि ये जगह कहाँ पे है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम आगे आ गए, इस जगह को तुमने पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है डेस्मरेस। डेस्मरेस अब पीछे आने लगता है। वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर थोड़े समय पहले लोग नक्शा बना रहे थे। उसे दो लाशें नजर आती हैं। ये उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर थोड़े समय पहले थे। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर पड़ती है उस बच्चे की लाश पर। उसे देखने के बाद बुरा लगता है डेस्मरेस को। वो इन तीनों की लाशों को दफनाता है और ईश्वर से प्रार्थना भी करता है और अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है कि कैसे वो आगे होराइजन तक पहुंचेगा। तभी हमारे सामने मोन्टाना टेरिटरी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। लूसी के हाथ में एक बंदूक है। धीरे धीरे करके वो एक घर के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी नजर पड़ती है यहाँ के मालिक पर जिसका नाम है जेम्स। जेम्स को देखने के बाद लूसी सीधा उसके सीने में गोली मारती है ताकि वो जिंदा ना बचे। फिर वो वापस आकर के उसके घोड़े को बाहर निकालती है और बैठ जाती है उसके ऊपर और जितनी तेजी में हो सके यहाँ से निकल के चली जाती है। थोड़े समय के बाद जेम्स के परिवार वालों को पता लग जाता है कि उसे मार दिया गया है। तब वो लेकर के जाते हैं उसकी लाश को। उसकी लाश को देखने के बाद उसकी पत्नी भड़क जाती है जिसका नाम है साइक्स। उन्हें पता है कि इसे लूसी ने ही मारा है। वो अपने दो बेटों को कहती है कि लूसी अब जिंदा नहीं बचनी चाहिए, उसके पीछे जाओ। उसके बड़े बेटे का नाम है केलेब और छोटे को लोग जूनियर कह के बुलाते हैं। वो कहती है कि जब तक तुम लोग लूसी को नहीं मार देते या पकड़ करके मेरे पास नहीं लाते तुम लोग को घर आने की जरूरत नहीं है। ये दोनों भी सोचने लगते हैं कि वो कब जाएंगे लूसी के पीछे। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 4 सालों का वक्त बीत जाता है और हमारे सामने आता है 1863 का दृश्य। हम होराइजन सिटी को देखते हैं जो भी नया नया डेवलप हो रहा है, मगर बहुत ही तेजी से इस शहर ने तरक्की की है। इसलिए यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब भी कोई मुसाफिर यहाँ से जाता है वो थोड़ा समय यहाँ पर जरूर बिताता है। आज भी एक कपल यहाँ पर आया हुआ है। पत्नी का नाम है फ्रांसिस और पति का नाम है जेम्स और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है नेट और बेटी का नाम है एलिजाबेथ। बहुत देर तक ये लोग टाउन में घूमते रहते हैं, मगर अंत में इन्हें पता है कि इन्हें अपने घर ही जाना है। इनका घर दूसरी तरफ पहाड़ी पे है। पूरा का पूरा परिवार वापस चला आता है रात में। जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी इन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं टाउन की तरफ से। तब हमें पता लगता है कि अपाची ग्रुप ने हमला कर दिया है होराइजन पे। वो एक एक करके लोगों को मार रहे हैं और सारे जगह को आग लगा रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग कोशिश करते हैं कि वो अपाची ग्रुप से लड़ सके, मगर उनकी तादाद बहुत कम है और अपाची ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा हिंसक हैं। वो एक एक करके लोगों को मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं जेम्स के घर पे। जैसे ही जेम्स को इस बात का आभास होता है वो सबसे पहले अपनी बच्ची एलिजाबेथ और पत्नी फ्रांसिस को छुपा देता है नीचे बेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत है, नीचे कोई भी सांस नहीं ले सकता। तब वो एक शॉटगन लगाता है जिसकी मदद से ये लोग सांस ले पाते हैं। जेम्स ऊपर है अपने बेटे के साथ और गोलियां चला रहा है अपाची समुदाय पे। तभी लोकल लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं इनकी मदद के लिए। चारों तरफ पूरे रात ऐसे ही गोलियां चलती रहती है और फ्रांसिस अपनी बेटी को लेकर के नीचे छुपी रहती है। जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टाउन जल करके राख हो गया है। यहाँ से बहुत सारे लोग बच करके भाग गए थे। उन्हें जब पता लगा कि अपाची ग्रुप यहाँ से चला गया तब वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। इसी बीच हम रसेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सुबह सुबह यहाँ से भाग गया था और भागते ही वो पहुंचता है पड़ोस में यूएस आर्मी के पास और उन्हें इत्तला करता है इस हमले के बारे में कि अपाची ग्रुप ने उनके टाउन के साथ क्या किया है। यहाँ पर हम देखते हैं मेजर ट्रेंट को और लेफ्टिनेंट थॉमस को भी। ये लोग अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं टाउन की तरफ जाने के लिए ताकि वहाँ के लोगों की मदद कर सके और जितनी भी लाशें हैं उन्हें दफना सके। थोड़ी देर सफर करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं टाउन में। वहाँ के सारे लोगों को समझाते हैं कि ये टाउन जिस जगह पे है अपाची समुदाय के लिए सबसे आसान है यहीं पर हमला करना, इसलिए उन लोगों ने हमला किया। ये सारे लोगों की मदद करते हैं और इन्हें बताते हैं कि इन्हें संभल के रहने की जरूरत है। तभी दूसरी तरफ हम अपाची समुदाय को देखते हैं। यहाँ पर एक जवान लड़का है जिसका नाम है पियोन्स ने और अभी वो बहस कर रहा है अपने मुखिया
ट्यूएशा से, जिसका नाम है ट्यूएशा। पियोन्स ने कहता है कि हमने गलत किया है, हम कब तक ऐसे मासूम लोगों को मारते रहेंगे। कल रात हमने होराइजन में जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही नहीं था। इन बातों को सुनने के बाद ट्यूएशा कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, हमारे समुदाय ने हमेशा से यही किया है, ये हमारी जगह है, यहाँ पर हम किसी भी शहर को बसने नहीं दे सकते। अगर शहर बस गया तो सबसे पहले आकर के हमें मारे और हमारा खात्मा कर देंगे। वो हमें अपनी बराबरी का नहीं मानते। पियोन्स ने कहता है कि यह गलत, हम अपने आप को उनकी बराबरी का नहीं मानते और हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें छुप करके रहना पड़ता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, हम अब छुप करके नहीं रहेंगे, हम सारे लोगों के साथ बाहर रहेंगे। इन बातों को सुनने के बाद ट्यूएशा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिसको भी ऐसा लगता है वो इस समुदाय को छोड़ करके जा सकता है। मैं अभी के अभी पियोन्स को यहाँ से बर्खास्त करता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद उसके साथ साथ और भी कुछ नौजवान लड़के निकल जाते हैं समुदाय से, क्योंकि उनका भी यही मानना है। यहीं पर एक लड़का है जिसका नाम है टेक्लिशम। वो अभी बात कर रहा है अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें अपने समुदाय को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तब वो अपनी पत्नी को समझाता है कि हमने जो कुछ भी किया है उससे सिर्फ लोगों को नुकसान हुआ है। मैंने बहुत सारी औरतों को बेवा किया है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को बेवा करूं या किसी बच्चे को अनाथ कर। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, उतना ही बुरा अभी उन औरतों को लग रहा है जिन्हें मैंने बेवा किया है। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है और सबके साथ ये दोनों भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ट्यूएशा के पास उसका बेटा आता है और कहता है कि वो भी समुदाय को छोड़ करके जाना चाहता है। ट्यूएशा एक समझदार आदमी है, वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है तब तुम्हें समुदाय को छोड़ करके चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन दोबारा हमारी मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद ट्यूएशा बात करता है अपने दूसरे बेटे से। बहुत देर तक ये लोग बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाउन को। यहाँ पर बाकी लोग आकर के सारी चीजों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ इन्हें पता है कि इन्हें अपाचियों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे ही किसी गांव को बर्बाद नहीं कर सकते। थॉमस एक टीम को भेज देता है अपाचियों के पीछे कि वो उनके बारे में पता लगाए। यहीं पर थॉमस की मुलाकात होती है उस बच्चे से जिसका नाम है रसेल। रसेल यूएस आर्मी को लेकर के यहाँ पर आया है। थॉमस उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगता है। अब यूएस आर्मी के साथ कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं जो यहाँ के लोकल हैं। वो आर्मी की मदद करना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपाचियों को मार गिराया जाए। ये चारों तरफ आकर के उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसी बीच वो लोग पहुंच जाते हैं जेम्स के घर पे। जब वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक बेसमेंट भी है। तब ये लोग बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं। इन्हें एहसास होता है कि कुछ लोग अंदर दबे हुए हैं। सारे लोग आकर के जब चीजों को हटाते हैं तब अंदर से फ्रांसिस और एलिजाबेथ बाहर आते हैं। ये दोनों अभी भी जिंदा है। इन्हें जिंदा देखने के बाद सारे लोग खुश हैं, मगर बाहर आते ही वो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि जेम्स और नेट कहाँ पे हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें लाश नजर आती है, जिन्हें देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। आर्मी वाले इनकी मदद करते हैं उनका अंतिम संस्कार करने में। बाकी लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा है। तभी ट्रेंट सबको कहता है कि अब सारे लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। अगल बगल में और भी छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पर जाकर के तुम लोग अपना घर बना सकते हो और रह सकते हो। होराइजन को भूल जाओ। मगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चीजों को नहीं भूलना चाहते। उनकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि वो अपाचियों को मार गिराएं। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो आ चुकी है दूसरे गांव में। उसने अपना नाम बदल लिया है। उसने अपना नाम रखा है एलेन। उसने शादी कर ली है। उसके पति का नाम है वॉल्टर। इनका एक बच्चा भी है। ये लोग जिस घर में रहते हैं उस घर की मालकिन एक वैश्या है जिसे सारे लोग मैरीगोल्ड कह के बुलाते हैं। थोड़ी देर के बाद इस गांव में घोड़ों का एक व्यापारी आता है जिसका नाम है हेस। हेस यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों के साथ आया है। वो सबके सब घोड़े पर सवार हैं। जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल होते हैं मैरीगोल्ड की नजर पड़ जाती है हेस पे। उसे पता है कि हेस के पास बहुत सारा पैसा है, अगर वो उसके साथ रही तब वो भी माला माल हो सकती है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद हेस पहुंचता है एक जनरल स्टोर में। तब वो अंदर जाकर के उस पर लाइन मारती है और कहती है कि तुम्हें इस गाँव के बारे में मैं हर एक चीज बता सकती हूँ और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा भी कर सकती हूँ, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। लेकिन हेस उस पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। तब मैरीगोल्ड उसे कहती है कि मेरा घर बगल में ही है, रात को तुम मेरे घर पे आओ। हेस इन बातों को अनसुना करके निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी को। वॉल्टर बाहर काम करता है, उसे काम के लिए बाहर जाना है। तब लूसी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, मगर वो लोग अपने साथ बच्चे को लेकर के नहीं जा सकते जिसका नाम है सैम। तब वो बच्चे को दे देते हैं मैरीगोल्ड को कि जब तक वो लोग वापस नहीं आए तब तक वो सैम का ख्याल रखे। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने कैंप का दृश्य आता है। कैंप में हम फ्रांसिस और एलिजाबेथ को देखते हैं। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब इन्हें ऐसे ही अपनी जिंदगी बितानी है। ट्रेंट ने इनकी बहुत ही ज्यादा मदद की है। ये दोनों आकर के ट्रेंट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज ये लोग भी जिंदा नहीं होते। ट्रेंट थोड़ी देर के बाद जाकर के बैठता है अपने सीनियर एल्बर्ट के साथ। उसका सीनियर कहता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है शायद वो सही नहीं है। कभी भी एक व्हाइट आदमी अपने गांव या शहर को छोड़ करके नहीं जाता। होराइजन फिर से बनाएंगे वो,
चाहे हम कुछ भी कर लें, और उन्हें मना करना भी मुनासिब नहीं है। और वो अपाचियों के टारगेट पे हमेशा रहे। ये उनकी जंग है कि उन्हें यहाँ पर रहना है और अपाचियों से लड़ना भी है। दूसरी तरफ हम लूसी और वोल्टर को देखते हैं। वोल्टर ज्यादातर घर खरीदने और बेचने का धंधा करता है। वो पहुंच जाता है अपनी नई लोकेशन पे, जहाँ पर उसे इस घर को खरीदना है। अंदर जाने के बाद जैसे ये लोग बैठते हैं, लूसी को अंदाजा होता है कि ये सब कुछ बस एक ट्रैप था और ये लोग ट्रैप में फंस गए। कैलेब और जूनियर पहले से ही यहाँ पर आ रखे हैं। वो लूसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाना चाहता हूँ अपने गाँव। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है। इन बातों को सुनने के बाद अब लूसी के होश उड़ जाते हैं। जब वोल्टर को लगता है कि उसकी पत्नी की जान खतरे में है, तब वो आगे बढ़ता है, लेकिन एक ही झटके में जूनियर उसे मार करके गिरा देता है जमीन पे। अब वोल्टर की मौत हो चुकी है। इस चीज को देखने के बाद लूसी भी बंदूक उठा लेती है, मगर वो कुछ करती उससे पहले उसे कैलेब मार करके नीचे गिरा देता है। अब बहस होना शुरू हो जाता है कैलेब और जूनियर के बीच। कैलेब कहता है कि तुमने वोल्टर को क्यों मारा, अब हमें उसकी लाश दफनानी पड़ेगी। बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहे। कैलेब कहता है कि मैं बगल के गांव से मदद लेकर के आता हूँ, वहाँ पर हमें कोई ऐसा मिलेगा जो हमारी मदद कर पाएगा। वो चला आता है गाँव। अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है हेज पे, मगर जिस तरीके से वो हेज से बात करता है, हेज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर वो लफड़ा नहीं चाहता, इसीलिए आगे बढ़ने लगता है। और कैलेब इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है मेरी गोल्ड के दरवाजे तक। यहाँ पर इन दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। जैसे ही कैलेब बंदूक निकालता है, हेज उसे गोली मार करके गिरा देता है नीचे। तब हमें एहसास होता है कि कैलेब मर चुका है। मेरी गोल्ड इस चीज को देखने के बाद डर जाती है और हेज को कहती है कि अब तुम क्या करोगे। हेज कहता है कि मैं ये गाँव छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरी गोल्ड कहती है कि ये आदमी मेरे दरवाजे पे मरा है, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो और इस बच्चे को। हेज मान जाता है। इसी बीच हमारे सामने दृश्य आता है वेस्टर्न कैंसस का। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। वो अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सके। यहीं पर एक आदमी है जिसका नाम है मैथ्यू। इस ग्रुप में हर एक तरीके के लोग हैं। कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं। यहाँ पर एक सबसे अमीर जोड़ा है जो ब्रिटिश है। पति का नाम है ह्यू और पत्नी का नाम है जूलियट। इस ग्रुप में ओवेन किट्रिज नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम है डायमंड। बहुत देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग रुक जाते हैं ताकि सारे पहियों को रिपेयर कर सके, पहिए अच्छे से चले और घोड़ों पे ज्यादा प्रेशर ना आए। जब ये पहियों को रिपेयर कर रहे होते हैं तभी ये घोड़ा पागल हो जाता है और भागना शुरू कर देता है। डायमंड जैसे इस चीज को देखती है, वो बिना डरे चली आती है घोड़े के सामने और काटने लगती है उसकी पट्टियों को ताकि वो भाग जाए। एक वक्त के बाद जैसे ही वो पट्टियों को काटती है, घोड़ा शांत हो जाता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये घोड़ा ज्यादातर बग्गियों को तबाह कर देता। उसने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया है। मैथ्यू भी इन चीजों को देखता है। वो सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ब्रिटिश कपल पे। वो आता है ह्यू और जूलियट के पास और उन पर चिल्ला करके कहता है कि तुम लोग कभी भी ग्रुप के काम नहीं आते और ना ही उनकी मदद करते हो। तब जूलियट भी चिल्लाने लगती है उस पे, मगर ह्यू जूलियट को शांत करता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। ये लोग दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। तब इन्हें आदिवासी लोग नजर आते हैं जिन लोगों ने इन पर नजर रखा हुआ है। ये सब लोग समझ जाते हैं कि इन्हें आराम से रहना है और हर वक्त चौकन्ना रहना है। रात होने के बाद ये लोग कैंप लगाना शुरू कर देते हैं ताकि आज विश्राम कर सके। जूलियट को जैसे ही मौका मिलता है वो पीने वाला पानी चुरा लेती है ताकि नहा सके। जब वो नहा रही होती है तब उसे कैंप के कुछ लड़के देखते हैं क्योंकि जूलियट ने अभी कुछ भी नहीं पहन रखा। ये बात पता लग जाती है ह्यू को। तब वो पहुंचता है मैथ्यू के पास कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उल्टा मैथ्यू उस पर ही भड़क जाता है और कहता है कि हमारे पास पानी बहुत ही कम है जिसे हम सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी उस पानी से नहा रही है। इन बातों को सुनने के बाद ह्यू चला जाता है। तब मैथ्यू पहुंचता है उन दोनों लोगों के पास और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। किसी औरत को नहाते हुए देखना एक गुनाह है, इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को। मगर ये दोनों लड़के इस बात को मानते भी नहीं है। तब वो उन पर चिल्लाता है। तब ये दोनों मैथ्यू से भी बदतमीजी करते हैं। मैथ्यू चला जाता है यहाँ से। तब हम देखते हैं मेजर थॉमस के गाँव को। थॉमस दो लड़कों को कहता है कि उसके घर से कुछ फर्नीचर को बाहर निकालना है, उसकी पत्नी से छुप करके। जब वो लोग फर्नीचर को निकाल रहे होते हैं तभी थॉमस की पत्नी उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये फर्नीचर मेरी मरी हुई बेटी का है, इसे कभी भी मेरे घर से बाहर मत निकालना। वो उन्हें पीटने लगती है। तब थॉमस भाग करके आता है इन दोनों लड़कों को बचाने के लिए और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं इसलिए इस फर्नीचर को निकाल रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों के काम आ सके। वो दूसरे लोग हैं फ्रांसिस और उसकी बेटी एलिजाबेथ। उन दोनों को बिस्तर की जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है और खुशी खुशी ये लोग अपना फर्नीचर उन्हें दे देते हैं। दूसरी तरफ हम उस ग्रुप को देखते हैं जो अपाचियों को मारने निकले हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं अलायस और ट्रैकर। जब ये लोग दुकान पर होते हैं तभी
तभी यहाँ पर एक अपाची आता है, जिसे देखने के बाद ये लोग भड़क जाते हैं। इनके साथ वो बच्चा भी है जिसका नाम है रसेल, जिसके माता पिता को अपाचियों ने मारा था। ये लोग रसेल को बंदूक देते हैं और कहते हैं कि इस आदमी को शूट कर दो, मगर रसेल ऐसा नहीं कर पाता। रात को ये सारे लोग जब एक पास बैठे होते हैं तब अलायस कहता है कि अपाचियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और उस रात किस अपाची के ग्रुप ने हम पे हमला किया था, इस बात को भी पता लगाना मुश्किल है कि आखिर असली गुनहगार कौन है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम वापस चले जाएं या दूसरा कि जो भी अपाची हमें नजर आता है हम उसे मार दें। रसेल कहता है कि हम सबको मार देंगे। वहीं अब जूनियर अपने भाई की लाश को लेकर के पहुंचता है अपने पिता के पास। कैलेब की लाश देखने के बाद वो भड़क जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। जूनियर उसका नाम बताता है कि हेज, और उसके साथ एक वैश्या भी है जिसका नाम है मैरी गोल्ड। जेम्स कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ निकालो। अब हर तरफ जेम्स के लोग ढूंढ रहे हैं इन दोनों। हेज भी इस चीज को देख रहा है। एक वक्त के बाद मैरी गोल्ड परेशान हो जाती है और हेज को कहती है कि हमें भागना बंद करना पड़ेगा। हेज कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें मार देंगे। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, जिस गांव में उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है हम उस गांव में जाकर के रहेंगे। मैरी गोल्ड भी मान जाती है, मगर मैरी गोल्ड को पैसे कमाने हैं। वो रास्ते में जहाँ भी जाती है लोगों के साथ सोती रहती है पैसों के लिए। तभी एक ट्रैवलर मैरी गोल्ड को कहता है कि मेरे साथ चल, ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, तुम उसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैरी गोल्ड मान जाती है। वो आखिरी बार जाती है हेज के पास। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो उसके लिए खत लिख करके चली जाती है। सुबह सुबह वो सैम को दे देती है एक चाइनीज परिवार को। जैसे ही हेज उठता है उसे खत मिलता है मैरी गोल्ड का, जिसे पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि मैरी गोल्ड यहाँ से क्यों गई है। अब दूसरी तरफ एल्बर्ट पूरे यूएस आर्मी को तैयार करता है सिविल वॉर के लिए। जब ये लोग युद्ध पे जा रहे होते हैं तब जाते समय एलिजाबेथ उन्हें गुड लक के लिए छोटी छोटी चीजें देती है, जिसे देख करके सारे सिपाही खुश हैं। थोड़ी देर के बाद फ्रांसिस जाती है ट्रेंट के पास। उसे पता है कि ट्रेंट भी युद्ध पे जाने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब से ये दोनों एक साथ रहेंगे। दूसरी तरफ हम अलायस और ट्रैकर को देखते हैं जो रसेल के साथ है। वो लोग अपाचियों के ग्रुप के पास पहुंच चुके हैं। दूर से ये लोग उन पे नजर रखते हैं कि कब यहाँ के ज्यादातर लोग शिकार पे जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सारे लोग जैसे ही शिकार पे जाते हैं इन्हें मौका मिल जाता है बचे हुए लोगों पर हमला करने के लिए, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। मगर ये लोग किसी पर रहम नहीं खाते, क्योंकि अपाची भी किसी पर रहम नहीं खाते। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं और रसेल इन सारी चीजों को देख रहा है। तब अलायस आता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि वो लोग शिकार करके वापस आ जाएं। सारे लोग निकल जाते हैं। धीरे धीरे सबको अपनी मंजिल का पता लग रहा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।